उत्तर प्रदेश का चुनाव, अब हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले थे उसका रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है उस पर जवाब देंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आ गए हैं। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ आ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बात यूपी की भी करते हैं और जो पीएम ने कहा है उस पर भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन यूपी का चुनाव भले अभी दूर है, लेकिन जातीय समीकरणों पर दांव अभी से चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री मनोज पांडे जैसे बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों ने साफ कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं का इतना साफ संदेश इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जहां विपक्ष लंबे समय से योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण दांव चलने की कोशिश करता रहा है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अब बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने जैसे संदेश देने में पीछे नहीं है। सवाल है कि क्या योगी पर बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं के संदेश से ही बीजेपी का काम बनेगा? क्या यूपी के ब्राह्मणों में नाराजगी का समाजवादी पार्टी का दावा फुस हो जाएगा? क्या इस दाव से हाल ही में ब्राह्मण समाज पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की कथित अपमानजनक टिप्पणी का भी बीजेपी को फायदा मिलेगा? हल्ला बोल में हम बहस शुरू करें उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है। मतलब अभी तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि जाति का कार्ड हम नहीं खेलते। ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब 2027 का चुनाव है, नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का ही होगा, उनके नेतृत्व में जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया है, आप तो सब जानते हैं, अखबार में छप चुका है। तो उनके नेतृत्व में ही चुनाव में आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सर्वोच्च पद पर हमारी पार्टी के नेता हैं। वो जो वो निर्देश देते हैं उसको हम लोग मानते हैं कि हम सब उसको कार्यकर्ता के रूप में सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो आज तक के ही यूपी तक के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि भाई वही हमारे चेहरे होंगे, योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण उनको सीएम बनाने वाले हैं। तो क्या ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास था? क्या ये तमाम मुद्दे एक साथ आगे आ रहे हैं? और सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को निराशावादी कहा है। इस पर भी आपका जवाब कि आखिर किस आधार पर पीएम ये आरोप लगा रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ ये आप कहते थे जाति हम लोग नहीं मानते हैं, हम तो सबका विकास सबका साथ कहते हैं, तो फिर ब्राह्मण कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है ब्रजेश पाठक जी को? ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है क्या? देखिए, इसमें दोनों बातों का जवाब देता हूं। अभी आपके जो इस पे दिखाया जा रहा था स्क्रीन पे, इस पे तो आपका संवाददाता उनसे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि योगी जी होंगे। इसमें कार्ड कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं संगठनित व्यवस्था की बात है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने जो कहा है वही पार्टी का अंतिम निर्णय है, तो उसके अनुसार योगी जी सीएम हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। अब मुझे लगता है इसमें जो लोग जरूरत से ज्यादा कार्ड का एंगल, कास्ट का एंगल देखना चाहते हैं, उसका कारण जानते क्या है? विपक्ष की सीएम बनने की चाहत जानते किसमें रुकी है? CNM, कास्ट एंड मुस्लिम। मतलब हिंदू समाज को कास्ट में डिवाइड करो और मुस्लिम तो अपना पक्का है, इसलिए CM मींस कास्ट एंड मुस्लिम। मगर मुझे लगता है उनके जो मंसूबे हैं ये भली भांति देश की जनता को पता है, तो वो इतनी आसानी से साकार होने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म की बात करके, और मैं कहना चाहता हूं यदि कोई उसमें ब्राह्मण एंगल की बात करके, हाँ बिल्कुल धर्म, अच्छा। क्योंकि यह राष्ट्र धर्मनिष्ठ राष्ट्र है, यह राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं है, यह धर्म प्राण राष्ट्र है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर भी लिखा हुआ यतो धर्मस्तत्व जया। तो इसलिए हम धर्म के साथ हैं, और जो लोग धर्म विरोधी हैं वो जब जात का कार्ड खेलते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ जिनके समर्थक इतिहासकारों ने लिखा कि वेद क्या थे, दे वर द ब्लबर ऑफ द एनिमल्स, यानी जानवरों के बीच में घूमने वाले लोगों के मुंह से निकले हुए अनाप शनाप वाक्यों के अलावा कुछ नहीं थे। और फिर वो कहते हैं कि साहब हम तो हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के बड़े भारी पैरोकार हैं। मुझे लगता है इन सारी बातों को लोग समझते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात पे कहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो तथ्यात्मक है। राहुल गांधी जी आज से थोड़ी निराशावादी हैं। राहुल गांधी जी के मैं सत्ता में आने से पहले का स्टेटमेंट कोट करता हूं, 14 जुलाई 2011, वो कहते हैं आतंकवाद पर नियंत्रण संभव ही नहीं है। देखिए निराशावाद का एक बयान। फिर याद करिए, गरीबी तो एक मानसिकता है, अन्यथा आदमी उसमें से बाहर निकल सकता है। फिर आइए, जब 2014 के बाद इनके एक नहीं अनेक बयान, इन्होंने जाके 2022 में ये कहा इंग्लैंड में, पहले मार्च 2023 में इन्होंने कहा कि भाई वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, वो भारत के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। 2022 मई में जाके इंग्लैंड में यह कहा
कि साहब भारत जो है वो तो इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लाइक यूरोपियन यूनियन। अब आइए, इन्होंने 2022 में कहा बिल्कुल वो साहब वो तो बारूद सुलगा हुआ है, केरोसिन डाल दिया गया है, अब किसी भी समय तीली निकल सकती है, और वो जैसे कहते हैं सीली हुई तीली के थ्रू 4 साल उन्होंने गुजार दिए हैं। तो मुझे लगता है फिर उसके बाद अगर आप इनके एक के बाद एक बयान देखें, इन्होंने कहा है भारत की इकोनॉमी डेड है, इन्होंने, और तो सुनिए, निराशावाद की पराकाष्ठा तो ये है कि ये गुजरात में जाकर अपनी पार्टी के सम्मेलन में बोलते हैं कि गुजरात में 2 प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस के साथ है, एक बीजेपी के साथ है। अब बताइए इससे ज्यादा निराशावादी प्रतिक्रिया क्या होगी? चुनाव के दौरान निराशावाद की पराकाष्ठा क्या है? अमित शाह जी 25 दिन रहे बंगाल में, राहुल गांधी जी कितने दिन रहे? चलो बंगाल में आप कहते मेरा कुछ था ही नहीं, हाँ। तो आप असम में तो मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे वहां पर? अब बताइए केरल में तो बाय डिफॉल्ट आपकी सरकार आ गई मुस्लिम लीग की कृपा से, वहां पे आप कितने दिन रहे? उस समय आप डिफॉल्ट से जीते, मुस्लिम लीग की वजह से जीते। और भारत के इतिहास में पहली बार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में मुस्लिम लीग के 5 मंत्री बने हैं, उस जिन्ना की मुस्लिम लीग के जिसने देश का विभाजन कराया था। और अगर कोई ये झूठ कहना चाहे कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, तो मार्च 1949 में मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई, वही जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत। तो मुझे लगता है, हाँ। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब आप थे कहां? आप तो वियतनाम में थे, वो निकोबार में थे, और बाहर जाकर वो पता नहीं कहां ओमान में घूम रहे थे। तो मुझे लगता है एक संस्कृत का श्लोक है, हाँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमन से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मन में सोच लेने से नहीं। जैसे बैठे हुए ख्वाब देख रहे सिंह के मुख में अपने आप आकर मृग प्रवेश नहीं कर जाते हैं। राहुल गांधी जी वही ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, बाहर घूमते रहो, 2-4 बयान दे दो, फिर कास्ट और ये कर दो, डिवाइड कर दो, और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। न मंडल स्तर के सम्मेलन हमने आज तक देखे, न हम इनके बूथ स्तर के सम्मेलन देखे, न शक्ति केंद्र स्तर के सम्मेलन देखे। कितनी बार देखे? कह रहे सिली हुई तिली से ये सब कुछ कर रही है आपकी पार्टी। एक भी चीज नहीं बताई कि निराश क्यों ना हो, उसका कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल गांधी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने हिंदुत्व की भी बात की, अभी संस्कृति की बात की। गाय के काटने की परमिशन देने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। शंकराचार्य की पालकी को उठा के फेंक दे जो पार्टी, लाठियों से बटकों को पिटवाए, चोटी से खिंचवाए, वो हिंदुत्व की बात करती है। बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। मुस्लिम लीग में अगर कोई मेंबर पुरानी पार्टी में था, खैर वो तो आप ही ने जवाब दे दिया कि वो मुस्लिम लीग नहीं। अरे भाई आज निराशावाद का, आप नीट और सीबीएसई के एग्जाम के बाद आप बच्चों की निराशा तो देख लीजिए जाकर क्या हालत है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत उन्होंने नहीं होने दिया। अरे भाई 12 साल का आप अर्थव्यवस्था का इतिहास तो उठा लीजिए, और मोदी जी इतना ही आपने आत्मनिर्भर भारत बना दिया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए आत्मनिर्भर भारत पे। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% से लगभग 12.5 पे आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 9 गुना इंपोर्ट बढ़ गया। जिस तरह से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया सारे फेल हो गए। जिस तरह से स्किल इंडिया का हालत है, स्किल इंडिया में 6 महीने में 0.6% अभी तक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ है। जिस तरह से आज 30 लाख के करीब पासपोर्ट सरेंडर हो गए, मोदी जी ये तो बहुत अच्छे सिग्नेचर होंगे। आप जिस तरह से साइन होंगे, जिस तरह से देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, आज जो हालत है आप ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे हैं, किसानों की आप सुध नहीं ले रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात, इसकी बात, उसकी बात। अरे भाई 97% बच्चे जो नीट में एग्जाम दे के आए हैं वो हिंदू हैं। 6 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, 6 के 6 हिंदू हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक आप व्यक्ति जो 4 साल से वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठा है, उसको हटाते क्यों नहीं मोदी जी? क्या बच्चों की निराशा आपको दिखती नहीं? क्या वो बच्ची कल जिसने सुसाइड किया है उसकी निराशा आपको नहीं दिखती है? केवल राहुल गांधी के ऊपर बयान देना, कांग्रेस के ऊपर बयान देना। अब तो 12 साल हो गए मोदी जी आपकी सरकार को, क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं? क्या आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे? रुपए की तुलना में डॉलर कहां जा रहा है मोदी जी? पहले तो आप कहते थे सरकार की छवि गिरती है, सरकार का ये गिरता है, सरकार का वो गिरता है, कौन आगे बढ़ेगा? आज पेट्रोल, डीजल और रुपए में जिस तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी सेंचुरी मारेगा, पेट्रोल तो मार ही गया। मोदी साहब आज अर्थव्यवस्था का बैंड बजा हुआ है, उसको संभालिए। निराशावादी आप देखिए कि कल ही आप ही का कोई मित्र बताया, राजेश करके 15,000 करोड़ का गबन करके भाग गया LIC का सारा पैसा लेकर। 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। क्या आप एक शब्द बोलेंगे मोदी जी उसके ऊपर?
फिर आप कहते हैं कि निराशावादी विपक्ष है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। केवल स्टूडियो में बैठकर भाषण देने से और उद्यमेन ही सिद्धांति करने से काम नहीं होगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी समस्या है ये जो एग्जाम को लेकर है, वो डेडलॉक अभी तक सीबीएसई के इस बैच के लिए सुधांशु जी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जो नीट और सीबीएसई के बीच में जो घटनाएं हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस विषय पे न सिर्फ सतर्क है बल्कि संवेदनशील भी है, और सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज को देख रहे हैं। की वेबसाइट अब दूसरे, अब दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। अब एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे। नहीं, आपने कहा, एक मिनट, केवल 10 सेकंड लूंगा। आप केवल कह रहे हैं मोदी साहब संवेदनशील हैं। अरे भाई, वो वेबसाइट अभी तक नहीं चली, खाक संवेदनशील है? उत्तर दीजिए। आप उत्तर देता हूं। जब नीट नहीं होता था तब कैसे एडमिशन हो रहे थे? सीबीएसई से। जी नहीं, नीट जब नहीं था तो प्राइवेट कॉलेजों का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। सब एक लिस्ट लगाते थे और सीटें बिकती थी 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में। ये एक फैक्ट था, सिर्फ डोनेशन से होते थे। आज मोदी जी ने ये स्थिति की है। अब अपने टर्न को बोलिए। आज मोदी जी ने कम से कम ये स्थिति की कि अब वो कोई जो पहले सीधे सीटें नीलाम होती थी, यानी एक प्रकार के करप्शन का ये एक स्वरूप था, उस संस्थागत स्वरूप को चेंज करके एक व्यवस्था की कि गरीब और सामान्य व्यक्ति का वर्ग का जो परीक्षार्थी है वो भी आगे आकर वहां पर जा सकता है। ठीक है, आज जो स्थिति हुई है इसमें चुनौतीपूर्ण और एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि पेपर लीक तब होता है जहां पेपर छपे और छपने के बाद जहां सेंटर में जाए उस बीच में लीक हो जाए। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर सेटिंग करने वाले लोग उसको पेपर आउट करने में हो गए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जज जो जजमेंट लिख रहा हो और जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले वो गोपनीय रहता, वही लीक कर दे। खैर, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि अब किस प्रकार से आगे होगा। मगर जो इन्होंने कहा कि हम लोग निराशावाद की बात करें, इकोनॉमी का बैंड बजाए, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आलोक जी से, इस समय दुनिया का एक देश बताइए जहां पर महंगाई की दर भारत से कम हो। नंबर 2, दुनिया का एक देश बताइए जहां पेट्रोल के दाम भारत से कम बढ़े हों। अमेरिका में 10 से 40% बढ़े हुए हैं, यूरोप में 20 से 40%, एशिया में तो 20 से 60%। अभी अभी मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में खोल के देखिए आज कितना डीजल का पेट्रोल का रेट है और भारत में कितना है। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत यह है कि दुनिया में सुनामी आई हुई है, आर्थिक सुनामी आने वाली नहीं। आज समाजवादी पार्टी से और अनुपम मिश्रा आरएलडी से जुड़ गए। मैं आ रही हूं अमित भाई, एक सेकंड जल्दी से। आलोक जी, छोटा सा जवाब। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत बता के जाइएगा, मैं बता रहा हूं 150 करोड़ के लोगों का आप तुलना छोटे छोटे देशों से करें, सैन फ्रांसिस्को से करने लग जाएं, ये देश को, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। सुन तो लीजिए, वहां का पर कैपिटा इनकम और हमारे का क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं? वो बताइए। लगभग 40 गुना। तो आज वहां पेट्रोल कितना है? 160 रुपए, 170 रुपए लीटर। अरे भाई सुनिए ना, एक जब 40 गुना पर कैपिटा इनकम है। अरे सुनिए ना भाई, अब पर कैपिटा में तो डॉलर का कन्वर्जन चाहिए, मगर रेट में डॉलर का कन्वर्जन नहीं चाहिए। ये होती है। मैं फिर कहूंगा, आप मान के चलिए महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, नीट पेपर नहीं है, मैं तो कह रहा हूं नीट पेपर भी आउट नहीं हुआ। रोज बैठ के आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे, जिस समय पर कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उस समय पर यह फैसला हुआ था कि सीबीएसई से होगा, और उसी समय पर आपके 2017 में एनटीए बनी, 18 में पहला एग्जाम लिया जो आउट हुआ। उससे पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी। और आज भी जो एग्जाम एनटीए करती है, एक मिनट भाई, एनटीए जो एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि एनटीए बनी ही 2018 में। तो उससे एक बार सुन तो लो, मैं बता तो रहा हूं, उससे पहले सीबीएसई एग्जाम लेती थी, और आज भी सीबीएसई लेती थी 2006 या 7 से। तो 2008 में तो हमारी 6-7 में भी हमारी सरकार थी, 8 में भी फिर कहूंगा वो फैसला भी कर्नाटका 2006 में जेडीएस के साथ थी, 2008 में अपने दम पे थी। अरे प्रभु, बोलिए, फैक्चुअली रॉन्ग है आप। मैं फिर कहूंगा कि जिस समय पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके समय पर, जब वो उस समय पर एआरसी के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद से सीबीएसई को गया। और आज भी एनटीए एक एनजीओ है जिसको 2017 में आपने काम दिया। एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया, उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज, और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं, और वो जानबूझकर व्यापम कांड रोज करवा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी सीबीएसई की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, और फिर मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। देश को कहां पहुंचा दिया आपने?
चलिए, इनको बधाई हो, ये एक भी देश का जवाब नहीं दे पाए। यानी ये कौन सच बोलता है, कौन झूठ, से सबके सामने। अरे भाई, मैंने दूसरी बात, एक देश का नाम बताइए ना जहां भारत से कम बढ़ा हो, बताइए। मैं फिर नहीं बता पाए। मैं फिर कहूंगा, हमारी करेंसी, अरे किसी सुनो ना भाई, परसेंटेज में बताइए, बांग्लादेश जहां कम बढ़ा हो। अरे छोड़ दो ना यार, ये रोज नहीं पता है, आंकड़ों को बाजीगरी रोज करते, आंकड़ोों की रोज बाजीगरी करते हैं। आज भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आया वो झूठा है, फर्जी। इसीलिए आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है। आईएमएफ ने तो अभी कहा है, फिर कहूंगा कि कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आईएमएफ की बात कह रहा हूं। अरे आईएमएफ को मैं कोट कर रहा हूं। आप अप्रैल का आईएमएफ का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हमारे आंकड़ों पर, किसी पर भी चीज पर वो विश्वास नहीं करते हैं, सी कैटेगरी में रखते हैं हमारे आंकड़ों को। आंकड़े भी आपके, सरकार भी आपकी है। मैं तो कह रहा हूं, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना नीट का पेपर आउट हुआ है। आप केवल और केवल जिस तरह से हरा हरा सब है वो दिखाते रहिए, कांग्रेस को कोसते रही। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका क्या हाल है? क्या उसका परसेंटेज गिरा है कि नहीं गिरा? मैं फिर कहूंगा, क्या वो फैक्ट गलत है? अब मुझे केवल ये बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जल्दी से सरासर झूठ बोल के फर्जिफिकेशन करते हैं। मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। लुक एट इंडिया टुडे, इंडियाज ग्रोथ रेट इज मोर देन 2 times हायर देन द एवरेज ग्लोबल ग्रोथ। दिस इज हैपनिंग बिकॉज द कंट्री हैज ए स्ट्रांग फंडामेंटल, सेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा 16 अप्रैल 2026। फालतू में बोलने लगेंगे जाके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिर बता रहा हूं, 16 अप्रैल 2026 आईएमएफ चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा का स्टेटमेंट कोट किया। अब आप कोट करिए, किस कंटेक्स्ट में क्या आता है? सुन तो लो भाई, आप यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों के बीच में मैं नहीं बोलता हूं। आप फैक्ट नहीं बोल पाते। मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। मुझे फिर यूपी पर आना है। क्या आपका रुपया मजबूत नहीं? देखिए, आप इस तरह से झूठ बोलकर नहीं जा सकते। झूठ क्या? मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए ना भाई, भाई, आप मुझे बताइए। एक मिनट सुनिए। कोई मुझे माइक्रो मैक्रो एक इंडिकेटर इकोनॉमिक्स का बताइए जो पॉजिटिव हो। एक बता दीजिए। आपका रुपया मजबूत हो रहा हो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो रहा हो, आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो, सब कुछ तो नेगेटिव जा रहा है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो कौन सा इंडिकेटर ऐसा है? मोदी साहब, केवल ये बता दीजिए कि सुसाइड रेट देश में क्यों बढ़ रहा है? आप निराशा की बात कर रहे हैं ना। महिलाओं पर और SC ST पर अत्याचार 2014 से लेकर अभी तक NCRB के आंकड़े में 50% बढ़ गया है। अगर आपके पास ये आंकड़े नहीं हो तो मैं पहुंचवा दूं। बोल दूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आप जीडीपी का नंबर बता रहे थे भाई। अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। 2025-26 में जीडीपी में 7.7% की दर से वृद्धि हुई है। और आपको बता दें कि 25-26 की जो जीडीपी है वो दोनों का ही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.8% इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 और वहीं रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 7.7% 25-26 में। वो कह रहे हैं कि गलत है। अंजना जी, जस्ट 10 सेकंड। कृषि से रियल ये लोग आए बाएं साएं बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सीमेंट आउटपुट बढ़ा 9.4%, स्टील प्रोडक्शन बढ़ा 5.8%, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन 26%, 3 व्हीलर 41.6%, कैपिटल गुड्स 21.6%, 2 व्हीलर प्रोडक्शन 28.1%, 3 व्हीलर प्रोडक्शन 41.6%, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी 11%, ट्रैक्टर प्रोडक्शन 18%, PMI 54.7। अब मैं केवल एक छोटा सा ना आईएमएफ का आंकड़ा, सब अगर ये सब यही आप ऐसे नहीं कर सकते ना। आप सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट सुनिए। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा तो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया 2 महीने में करेंसी फ्लाई क्यों हो गया, उसका उत्तर दीजिए। चलिए, वो भी अगर सब कुछ इंडस्ट्री बहुत अच्छा बूम बूम कर रही है तो सब लोग पैसा निकालकर विदेशों में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? बताएं। इसका उत्तर दीजिए। कंपनी का नाम बताइए जो बाहर गई हो। यार, कंपनी के नाम मैं बताता हूं। आपका क्या 2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ से गया कि नहीं? ये विदेश मंत्रालय कह रहा है, सेबी की रिपोर्ट। सारे दर्शक देख रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं पता होता है, आकर बोलने लगता है। अब मैं बताता हूं, जो कंपनियों ने बाहर लगाया है, टाटा है, LNT है। भारतीय कंपनियों ने विदेश में जाकर इन्वेस्ट किया है पेंशन के लिए। भारतीय कंपनी है LNT इंडिया में, LNT इंडिया ने लगाया है, टाटा ने लगाया है। इसीलिए आप कंपनी का नाम नहीं बता भाई। मैं फिर कहूंगा, अगर इतना अच्छा सब कुछ है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों पेट्रोल के दाम रोज बढ़ाते चले जा रहे हैं? सरकार इतना अच्छा सब कुछ है। बताइए, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देशों के नाम बोला नहीं पता होता। मैं फिर कहूंगा, ये निराशा का एहसास नहीं है कि ये एकदम डूबे हुए हैं राहुल गांधी की निराशा वाले में। मैं मजबूरी कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है और ये हर बच्चा जान रहा है। डायलॉग नहीं बोल रहा हूं मैं,
कल ही 15 लाख करोड़ का घोटाला करके एक आदमी भाग गया, मोदी जी के साथ फोटो खींची हुई है उसकी, और आप कहने डायलॉग है? ये भी डायलॉग है क्या? चलिए सभी मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए, और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जो पूरी बहस थी, वो फोटो जो है सही, आप संतुष्टि हो गई? क्या नाम बता दो, बस एक सोच बता दो। न सोच कोट कर पाते, न देश का नाम कोट कर पाते, न कुछ, पहचानो। आकर केवल निराशा की बातें करना। गुजरात का मोरबी में कितने प्लांट बंद हो गए? जाके ग्राउंड पे जाके देख के आओ। मोरबी में प्लांट सारे बंद हो गए। मोरबी में कितने बंद हो गए? जाके देख के आओ जरा, बताइए कौन कौन से। मोरबी में सिरेमिक्स इंडस्ट्री है, कुछ ठीक है, अभी मैंने और जाके पता करो। बता दी, उसके बाद नहीं यार पता। ग्रोथ रेट 21%, 20% सब कुछ बढ़ गया। आपकी जहां सरकार है, तेलंगाना और इसकी कर्नाटक की ग्रोथ रेट बताइए। मैं फिर कहूंगा फिर कहूंगा कि मैं कुछ नहीं। अरे भाई, स्टेट के आंकड़े अलग है, जीडीपी के आपके हमको आंकड़े अलग है। जब मोदी जी सीएम ने लगातार आप लोग आंकड़ों के, 10% ग्रोथ अरे रेट भाई था। आप सुनिए, लोग केवल और केवल आंकड़ों के साथ बाजीगरी करते हैं, लगातार, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यूपीए सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं आप, कुछ भी नहीं। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया, सारे नेशनल हाईवेज गिरवी रख दिए, उसके बाद कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। कोई फैक्ट, हम इंडिया टुडे में ये सारे तो फैक्ट दे रहा हूं मैं, बताइए कौन सा है? दिल्ली से बॉम्बे का जो एक्सप्रेसवे बना, 19 कंपनियां जो है थी उसमें, सारी के सारे जो है जिस तरह से बैंकों के पास रखे, ठीक है। अब बार-बार 1100 टोल थे, आज 7000 टोल हो गए हिंदुस्तान में। अमित जमाई जी को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अमित जमाई जी, ये हम दिखा रहे हैं एक बार जो नंबर्स हैं, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कौन निराशावादी है, उस पर ये बहस चली गई। प्रधानमंत्री ने आज बड़ा हमला विपक्ष पर किया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन वहीं जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब थोड़े थोड़े ब्राह्मणवादी हुए चले जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए विधायक जो 258 है बीजेपी के, उनमें हम आपको दिखा रहे हैं हर वर्ग के कितने हैं। और अब तो अखिलेश जी भी पूजा पाठ की फोटो डालने लगे हैं। सब कह रहे हैं कि सब अब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। देखिए अंजना जी, सीधी सी बात यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई कि ब्रजेश पाठक जी को आगे आना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। पहली बात तो ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है। चुनाव होते हैं, आपके पास विधायक होंगे तभी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक पीडीए का कैंपेन शुरू किया है, पिछड़ा दलित को फोकस करके, कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करेगी। अभी जब मुख्यमंत्री जी का होम डिपार्टमेंट जाना था, 2-1 महकमे कम होने थे, तो 2 मुख्यमंत्री के दावेदार लखनऊ में टहल रहे थे। एक गुजरात से थे, एक प्रयागराज वाले थे। अब सवाल यह है कि वोट देगा पिछड़ा और दलित, मुख्यमंत्री अभी से कोई और होगा। तो पंकज चौधरी जी को काहे बनाया है प्रदेश का अध्यक्ष? कुर्मी समाज के साथ काहे आप घात कर रहे हो जब आपने पहले से ही तय कर लिया है? फिर अगर आप सनातनी सरकार हैं तो यह बताइए कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के फेक एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाइयां पूरे सूबे में, मैं क्रिमिनल्स के ऊपर नहीं कह रहा हूं, उनसे जुड़े हुए सैकड़ों परिवार हैं जिनके ऊपर इस मुख्यमंत्री ने, जो सूबे में अराजकता का काम कर रहे हैं, अव्यवस्था का काम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री, और जिनके होम सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने धमकाया है। मामला डीओपीटी को गया है। देखिए, होम सेक्रेटरी बहुत ही सीजन्ड एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर रहे संजय प्रसाद, लेकिन उनको बिगाड़ने वाला कौन शख्स है? उनको बिगाड़ने वाला मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कंप्लेंट आई है कि ये बेलगाम होम सेक्रेटरी है, जो पार्टी को भी परेशान करता है, जो पूरे सूबे में अव्यवस्था की वजह बना हुआ है। तो आप जरा सुधांशु जी से पूछिए, कानपुर में शुक्ला जो इनकी मंत्री हैं, उनका पूरा ब्राह्मण परिवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रहा है? गाजीपुर में एनकाउंटर किया, एक दिन तो आपने मार दिया, दूसरा जो सामान्य वर्ग के थे वो कहां पे हैं, उनको आपने जेल क्यों भेज दिया? ठीक है। एक तो ये पूरी जो मामले हैं, मुख्यमंत्री का जाना तय है। आप छोड़ दीजिए अंजना जी, सीटें नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, पीडीए के लिए मन बना लिया है। मैं आज आपको बहुत, अंजना जी, मैं जौनपुर में बहुत जमीन में बैठा हूं, समाजवादी सरकार थंपिंग मेजॉरिटी में आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। जनता लखनऊ की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, एक बार डेटा भी दिखा दीजिए, क्योंकि खास तौर पर अगर हमने कास्ट इक्वेशन भी निकाला है कि किस तरह से कौन किसकी तरफ वोट डालता है। सुधांशु जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। देखिए, जो इन्होंने पिछली बार भी ठीक से नहीं दिया, ऐसा माना जा रहा है कि लोग
ब्राह्मण नाराज है क्या बीच में? अब बताना चाहता हूं, इसलिए पाठक जी को आगे किया जा रहा है। अब ये भी बता देता हूं। ये देखिए 2024 लोकसभा में इंडिया गठबंधन को सवर्ण 16 और एनडीए को 79 यादव वोट 82% इंडिया गठबंधन की तरफ, तो 15% एनडीए की तरफ गया था। ये लोकसभा चुनाव का डेटा हम दे रहे हैं। और आपने देखा था यूपी में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, बीजेपी को परेशान कर दिया था। इंडिया गठबंधन 34, कुर्मी कोयरी 61 एनडीए, अन्य ओबीसी में भी एनडीए की बाजी मारी थी और उन्होंने 59 लिए थे, लेकिन 34 इधर। वहीं इंडिया गठबंधन को जाटव वोट 25 और 56 गैर जाटव वोट। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि मायावती की जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वो आप देखिए कि सब उस तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जल्दी से बताएं। देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक बोलते बोलते क्या पहले वाक्य में कहा कि ब्रजेश पाठक जी ने पहले ही कह दिया कि योगी जी सीएम होंगे, तो ये तो इलेक्ट होने के बाद होगा। और अंत में क्या कहा? अखिलेश जी सीएम होंगे, ये पहले तय है। ना कोई पिछड़ा बनेगा, ना दलित, ना कोई यादव बनेगा। बनेगा तो परिवार वाला ही बनेगा। अद्भुत है साहब, आप लोगों की डेमोक्रेसी अद्भुत है। और मैं बताता हूं, पिछड़ों के अलंबरदार और आप जातियों की बात करने वाले, आपके तो लोग ब्राह्मणों के लिए कैसी कैसी गाली और अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मगर मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, हमने 1984 में बीजेपी ने कल्याण सिंह जी को यूपी का अध्यक्ष बनाया था। बताइए 80 के दशक में किसी ने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया? और ऐसा नहीं अकेला था। 1986 में हमारे विनय कटियार जी बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1988 में उमा भारती जी सांसद हो गई थी। अगर देखा जाए, नैसर्गिक रूप से हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने समाज के वर्ग तो छोड़िए, पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जात में भी एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। यादव समाज का एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बना। इसे छोड़िए, वो आपके लिए कास्ट प्लस मुस्लिम है, और मुस्लिम तो इतना भारी है कि अगर वो कमेंट भी कर देगा, अखिलेश जी की पत्नी पर भी कमेंट कर देगा, तो चुप्पी साध लेनी है। इतना ही नहीं, अगर रमाकांत यादव, याद करिए आजमगढ़ का दंगा 2008, यादव समाज के साथ अभद्रता हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, मुलायम सिंह जी ने कहा था माफी मांगो, और रमाकांत यादव विद्रोह करके बाहर आए थे और फिर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़के जीते थे। इसलिए आप ध्यान रखिए, कोई इसमें कोई किसी जात को बख्शने वाला नहीं है। ठीक है, चंद दिन की आप हंसी ख्वाब देखकर छोटा सा जवाब अमित जी, फिर मैं जाऊंगी हर्ष जी और उनके पास। देखिए, सुधांशु जी से मैंने पूछा कि अगर आप पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करते हो तो आपने अभी से मुख्यमंत्री कैसे तय कर लिया? वोट चाहिए पिछड़ों का, वोट चाहिए दलितों का। इसका जवाब आए बाएं शाय करके निकल लिए सुधांशु भाई। ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, 2024 में पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, मुस्लिम हो सकता है कि नहीं आपका सीएम? मुस्लिम हो सकता है कि नहीं? MY वाले बताइए। अरे मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश की, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, मुसलमानों ने, दलितों ने, लोधी समाज ने, कोयरी ने, कुर्मी ने, निषाद ने, मल्ला ने, बिंद ने, राजभर ने, सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारे 27 में जो मुख्यमंत्री होंगे वो अखिलेश जी होंगे। आपको समस्या क्या है? आप ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री अभी से डिक्लेयर कर दीजिए। आप ही ने कहा कि अखिलेश यादव होंगे, खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे तो एग्जिस्टिंग है, आपके तो है नहीं, तब आप डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे तो हैं भाई। ये बताइए, अगर आपके हैं तो आज तो जो है वही रहेंगे। उमा भारती जी मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ क्यों है? कल्याण सिंह जी अपनी जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए, अपनी जिंदगी में कहा ये कलंक है, ये पिछड़ा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आप तो एक जाति की पार्टी थे। आप तो आज भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कल्याण सिंह जी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, उन्हीं दिनों मुख्तार अंसारी के नमाज़े जनाजा में चले गए। मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जाति की सरकार चल रही है, दूसरी कोई जाति नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी भाई, कभी तो ब्राह्मण समाज के बारे में सोचो। किस जाति नहीं, आपकी तो एक परिवार की सरकार चलती थी, एक परिवार की सरकार। अरे अमित जी, आप क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण सीएम चाहिए आपको? आप चाहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण सीएम बनाए? हम तो कह रहे हैं ये अभी आप कैसे तय कर लिया आपने? अभी आप कह रहे हैं हम पीडीए का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जल्दी से कैसे कैसे ये जलवे बनाए राम जी, आंखें तकती हैं, तक के आए राम जी, आंखें जलती हैं, तक के आए राम जी। त्रिपाठी जी बड़ा रोचक है। लेकिन बीजेपी को क्यों बताना पड़ रहा है ये सब? मुझे लगता है ये सच्चाई है कि पिछले कुछ समय में ब्राह्मणों के एक वर्ग में निराशा, उनके मन में एक असंतोष, उनको ये लगता है कि हमारा जो हिस्सा है वो हमको नहीं मिला। लेकिन यह भी सच है
कि ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के साथ या कहें कि किसी जाति के साथ नहीं जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देखकर लंबे समय से वोट करता रहा। और जो सुधांशु जी ने कहा वो बड़ी तथ्यात्मक बात है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कल्याण सिंह और उमा भारती, बाबूलाल गौर को नेता माना, शिवराज सिंह चौहान को नेता माना, मोहन यादव को नेता माना, और देश भर में वो लगातार इस तरह। और सबको छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी तो घाची तेली समाज से आते हैं ना, लेकिन उनको देश के ब्राह्मणों ने नेता माना। उनको कौन सा ऐसा है जो नहीं। मुझे लगता है कि ये डिबेट समाजवादी पार्टी भाजपा के ट्रैप में फंस रही, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की बातें नहीं सर्टिफिकेट मुझे बताइए, अरे आप अपना वाला खारिज कर दीजिए, आप अपना दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिए सर, दत्तात्रेय वाला खारिज कर दीजिए, मैं अपना वाला बता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाए, तो बड़ा रोचक हो जाता है कि ये तो स्थिति ये हो गई है कि जो यादव मतदाता है वो सोचने लगा है कि हमको हिंदू रहना है कि नहीं, हमको मुसलमान के साथ क्लब कर दिया है, हमको निकलने नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद स्थिति है जहां अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाएंगे, जहां अखिलेश यादव को छोड़िए, अमीक जमेई एनकाउंटर में मुसलमान का वो किसकी बहन थी, अमीक भाई जरा बताइए ना, किसकी बहन थी वो जो एनकाउंटर हो गया था असद का, तो किसकी बहन थी और किसकी गर्लफ्रेंड, जरा बताइए। आप त्रिपाठी जी बन के तो नहीं बोल रहे ना, देखिए त्रिपाठी जी बन के तो सबके लिए बोल रहा हूं मैं, नहीं आप सबके लिए नहीं बोल सकते। आपने कहा ब्राह्मणों के नेता मोदी जी, मेरे नहीं है भाई, नहीं आपके नहीं, मैं नहीं मानता हूं। और तमाम एक मिनट सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, छोड़ दीजिए भाई, बहुत से ब्राह्मण नहीं मानते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यूजीसी बिल आने के बाद और जिस तरह से शंकराचार्य जी की पालकी फेंकी गई, उसके बाद भी इन्हीं उप मुख्यमंत्री महोदय ने बटकों को घर पे बुला के भोजन वोजन कराया था। ये इनकी मजबूरी है कि ब्राह्मणों को कैसे वापस साधा जाए। और हम तो कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने अपनी खुन्नस निकाली है, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि हम फिर ठाकुर बना रहे हैं। तो ब्राह्मण अपने आप में समझ जाइए, ब्राह्मण समझ रहे हैं कि बीजेपी ने ठाकुर को डिक्लेयर कर दिया। इनकी भाषा बोल रहा हूं मैं, तो उनके उप मुख्यमंत्री महोदय की भाषा बोल रहा हूं। दुर्भाग्य ये है कि जो गाय की परमिशन काटने की देते हो, वो ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हैं। ब्राह्मणों भी सोचिए भाई कि आपके किस तरह से गाय को, जिसको हम माता और पूजनीय मानते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं 14 साल की हो जाए तो काट लेना भाई, घर के अंदर बैठ के खा लेना। ब्राह्मण वोट देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। ब्राह्मण इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। उमा भारती ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा और कल्याण सिंह ने क्या क्या बोला, आज का विषय वो नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति से आगे बढ़ चुका है, आपकी परफॉर्मेंस पे जाएगा। वो पूछना चाहते हैं कि भाई वो हाथरस की बेटी, उसके जो 4 लोग थे उनमें से 3 तो छूट के आ गए, एक अंदर है, वो किस जाति की थी? क्या वो हिंदू नहीं थी? नीट के एग्जाम क्या हिंदू बच्चे, 97% बच्चे हिंदू नहीं थे? सीबीएसई के जो सड़कों पे बच्चे घूम रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो 6 बच्चों ने सुसाइड किया 6 के 6 हिंदू नहीं है? ना आपका हिंदुत्व का कार्ड चलेगा, ना इस बार ब्राह्मण का कार्ड चलेगा। कोई भी फैक्ट ना बता के बार बार वही बात रिपीट की। तो अब यहां तक मैं कहना चाहता हूं, आपके तो भारत क्या आपने गाय को काटने की परमिशन दी या नहीं? ये फैक्ट गलत है, हाँ या ना? बिल्कुल, बीफ एक्सपोर्ट पूरी तरह बैन है भारत में। अरे भाई हो ही नहीं सकता। अब सुनिए, अब एक्सपोर्ट की बात नहीं की, क्या 14 साल से ऊपर की गाय को बंगाल में काटने की परमिशन दी या नहीं दी? हाँ या ना में दे दीजिए ना उत्तर भाई। अरे गाय खाई किसने? नेहरू ने। अब फिर वो कहेंगे मिथुन। नहीं, मिथुन तो गाय ही नहीं है भाई, जरा पढ़ो। मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, इसे कहते हैं अकल बड़ी है भैंस, अकल बड़ी। अभी भी जाके नेट पे चेक करिए, मिथुन इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो, ना गाय की प्रजाति है ना। अब सर, अब बीच में नहीं, अब मैं बताता हूं। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1956 में गए यार, मैं आइजनहावर के, उसका कोई सेंस नहीं है। 1952 में पहला राज्य अगर कोई था तो उत्तर प्रदेश था, जिसमें गौवध पर प्रतिबंध लगाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। उस समय गोविंद बल्लभ पंत थे पीएम तो थे मोदी, तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे कि नहीं थे? अब देखिए, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लगातार क्या बंगाल में आपने परमिशन दी क्या नहीं? मुझे बताइए भाई, 14 साल की बुजुर्ग गाय को काटने की परमिशन दी कि नहीं वेस्ट बंगाल में? हाँ या ना बता दीजिए। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं। और जो डिक्लासिफाइड किया गया 20 साल के बाद अमेरिका के द्वारा, 16 से 18 सितंबर बंगाल की बात कर रहे हैं, अमेरिका भागेंगे, 1950 में भागेंगे। क्योंकि अभी आप यार वेस्ट बंगाल का जवाब दीजिए मुझे, केवल वेस्ट बंगाल का जवाब ले। अरे सुनो, वेस्ट बंगाल की बात। क्या वेस्ट बंगाल में 14 साल की गाय कट सकती है भाई? आप धज्जी उड़ा दीजिएगा। अभी देखिए, अब सुनिए, उसमें लिखा हुआ है कि नेहरू से उनकी
ईटिंग प्रेफरेंस पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलेट मैगिन छोड़ो ना यार, एंड ए स्कॉच, मैं क्या-क्या और और उसमें लेके आगे आऊंगा, लिखा उसका कोई हुआ, मन नहीं। सुनिए अब देखिए बीफ, मुझे पता है परेशानी है, किसी आपके उसमें आरएसएस लिखा के हुआ है, चीफ ने कहा कि मुझे गाय को मैं बात माता का नहीं आश्चर्य मानता हुआ। गाय तो जो है वो गोबर में रहती है। आलोक जी, किसने कहा था ये बता आलोक दो। जी, अरे दस अगर एक जवाब से नहीं मिलेगा तो आप ये बोलिए। फैक्ट नहीं होता है, जी, हाँ मैं मैं केवल ऐसा ये कौन इनसे बोल कह रहा रहा है, हूं, न क्या वेस्ट सोर्स, बंगाल न में डेट, परमिशन न दी कि नहीं फैक्ट, दी? न कुछ, आलोक और बीच में चिल्लाना। आलोक मुझे जी, केवल ये बताइए वेस्ट बंगाल इसके में बाद आपको परमिशन दी तुरंत कि नहीं मौका दी? मिलेगा उनको हाँ बोलने या का। ना? अगर वो जवाब नहीं हेमंत देते बिश्व आपको शर्मा मौका ने जो दीजिए। कहा वो सच है कि अब नहीं सुनो 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 कि अब घर के सुनो। अंदर मीट खा लिया करो गाय अब का? सुनिए सुनिए, कहा कि नहीं कहा है ना? में जवाब दे दो भाई। हाँ या ना में बता रहे हैं आपको। तो पहली बात तो उसमें लिखा हुआ बड़े आश्चर्य की बात थी कि बिगेस्ट हिंदू नेशन का प्राइम मिनिस्टर अपने यार, beef मैं और- वेस्ट अब बंगाल आइए की आज बात की कर बात, अब रहा हूं। आज की बात कर मैं रहा हूं। हेमंत बिश्व शर्मा की पूछ रहा हूं। फिर चिल्ला रहे तुम हैं। पता नहीं कहां पहुंच फिर जाते चिल्ला हो रहे भाई। हैं। अब आज इसको कहते हैं आए बाएं दाएं साएं। देखिए फैक्ट सही बोला जवाब ना। नहीं अब दे। बिल्कुल साफ क्या साफ वेस्ट बता रहा हूं। बंगाल में आपने परमिशन दी कि नहीं दी? हाँ वेस्ट या ना? बंगाल में कहां पे है भाई? अरे भाई 14 साल के ऊपर आपके मंत्री का कहां? बयान आया। कौन जो सा महिला- भाई ऑफिशियल जो महिला- स्टेटमेंट की बात करिए? अब सुनिए मंत्री का बयान तो इनके तमिलनाडु के मंत्री ने कहा जब ये गठबंधन में थे कि सड़क पे दिखे तो ब्राह्मण को मार दो। बोलो बोला था कि नहीं डीएमके के मंत्री ने? और आप साथ में बैठे रहे। बोलो हाँ या ना? मैं बोलो कठोर सनातन धर्म जो है अरे वो भाई, मैं कठोर- डेंगू है, वायरस है, गजब ये है। है, HIV है, और ये कहा ब्राह्मण को देखते ही मार दो। और आप सरकार में शामिल रहे। और अब जब ये विजय आ गया छोड़ के बोलो बोला था कि नहीं डीएमके वाले ने? छोड़िए, मैं जात कड़े पात से मत शब्दों में जाइए। निंदा करता हूं। अब क्या आप गाय अरे को काटने कड़े से शब्दों में रोकेंगे? क्या निंदा किए तब क्या तो हटे बंगाल नहीं। में आप गाय को काटने से रोकेंगे? हाँ या ना? हम लोग तो रोक ही रहे हैं, वरना रोक रहे आपके हैं? जमाने में तो खड़ा कहाँ रोक रहे हैं? आपने तो परमिशन दे दी, ऑफिशियल परमिशन। कौन सी ऑफिशियल परमिशन आपके दिखाइए? केंद्र के मंत्री ने ऑफिशियल कहा कि परमिशन। गौ हत्या नहीं रुक एक बार सकती है। अनुपम मिश्रा क्या जी को लॉ दिखा मिनिस्टर दीजिए ने भाई, कहा वो कि नहीं बेचारे कहा? शो खत्म हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएंगे बस से। अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी, दर्शक देख रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं चिल्लाता हूं, लॉ ये मिनिस्टर ने लगातार कहा चिल्लाते कि हैं। नहीं कहा? आपकी पार्टी अब अच्छा पश्चिमी सुनिए, उत्तर प्रदेश गाय काट के पार्टी सड़क पे किसने की? उसको कांग्रेस ने हमने- केरल में। उसको बोलो जेल में डाला। कौन सा जेल में उसको डाला? उस पार्टी समय तो ने- आपकी उसको आपकी पार्टी से का बाहर पदाधिकारी किया। था जिसने जाके वो उसको किया। हमने पार्टी से बाहर किया। कहां बात आपके बताइए? तो कह रहे आपका काटने चलो की स्वीकार परमिशन है। किया कि पार्टी का पदाधिकारी बिल्कुल था। था और हमने पार्टी से बाहर किया। कहां पार्टी से बाहर हमने किया उसको जेल में दिखाइए डाला। कहां पार्टी से अरे बाहर भाई, किया? वो यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, उसको पार्टी से बाहर देखिए किया। और ये हमारी सरकार कबूलनामा नहीं- यूथ कांग्रेस के अरे जिला मैं कह अध्यक्ष तो ने रहा हूं। सड़क के ऊपर अरे भी मैं पार्टी तो की। कह रहा हूं, हमने अनुपम पार्टी से बाहर मिश्र जी किया। जल्दी से लेकिन बताइए, आपने आप ऑफिशियली पश्चिमी उत्तर परमिशन प्रदेश के कुछ जिलों में अब गाय को काटने की आपकी पार्टी का भाजपा ने- अस्तित्व है, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण आपके साथ है ये और हमारे साथ हैं और हम फिर से योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाएंगे। इसको कैसे देख रही है आपकी पार्टी? अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रही बात ब्राह्मणों की, चूंकि ये डिबेट बहुत तरफ गई इस इधर और उधर, तो मैं पहले शुरुआत वहीं से करता हूँ। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो बनाने का प्रयास किया जाता है विपक्षी दलों के द्वारा। अपोजिशन का काम है इस तरीके करना, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसी कोई नाराजगी फिलहाल नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ बातें ऐसी शुरुआती दौर में आई जिससे ऐसा एक संदेश जा रहा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो दिखाई देने लगा है कि ये गलत नैरेटिव था। मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोगों ने विभिन्न बातें की। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे शुक्ला जी एक कानपुर की विधायिका हैं, वो सरकार के खिलाफ हैं, वो आपकी पार्टी से इधर गई। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं उछाला करते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आपके पवन पांडे जी आपकी पार्टी के थे और विधायक थे और वो बहुत ही हताश होकर आपकी पार्टी से निकले, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में कोई मदद ना करे, इस तरीके के सारे सेंटेंस आपके यहाँ से आए और आपके यहाँ कितना सफोकेशन रहा है। आपके यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको कि काम करने में चूंकि वो बढ़ चढ़ के ब्राह्मण थे, हिस्सा लेते थे और उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनको आप लोगों ने साइड लाइन कर दिया क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वो लगातार काम कर रहे थे। तो आप ब्राह्मणों की बात ना करें तो बेहतर है। दूसरा, ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा, आप कह रहे हैं कि आप पहले ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। अरे आप अभी ना कहें तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं है। और अगर हम कह रहे हैं हमारा सिटिंग डिप्टी सीएम भी उस बात को कह रहा है तो आपको उसमें भी ऐतराज है। और मैं दूसरी बात अरे टिकट पता नहीं कितने थे, आप सब बैठे ब्राह्मण है आज बहस में। नहीं, मैं मिश्रा साहब से पूछ रहा हूँ, नहीं, एक जमाई जी को ब्राह्मण को छोड़ टिकट दें। नहीं देते हैं आप लोग। अरे शर्मा जी, आप सुनिए, शर्मा जी फॉरवर्ड हो गए। सुनिए, शर्मा- ओबीसी जात गिनाने वाले हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों फॉरवर्ड हो गए, बैकवर्ड को हटा दिया। बोलो भाई, जात जात मैं जात अभी जात शर्मा जात जी जात अभी बोलो। कहूंगा
आलोक जी, शर्मा जी जंपिंग जैक मत बनिए। प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक का आया, तो लो ना भाई, पांचों के दूसरों को पांचों का बोलने ओबीसी दीजिए। आया आपकी कर्नाटक आदत में, बहुत खराब हाँ है। या ना हो तो बता दीजिए। और उसके आलोक जी, पर बाद हमने भी तो आप सुना था कि सबने कांग्रेस बोलते हैं। पार्टी में प्रवक्ताओं की भी लिस्ट निकाली जा रही है देखने के लिए कि पिछड़ों को मौका मिले नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी नॉलेज में इस तरह की कोई लिस्ट नहीं है। और तमाम जो प्रवक्ता है वो तो ज्यादातर अमित जी आज खुश है कि हम समाजवादी पार्टी से आए हैं तो हम अपनी पार्टी को वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी में चाहे प्रवक्ता हो चाहे बाकी कोई लिस्ट आती हो, सब में बैलेंस रखने का प्रयास किया जाता है। अभी 5 राज्यसभा के कल अनाउंस हुए हैं, 5 में से 2 ब्राह्मण हैं। नहीं, वैसे हम बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन 2 दलित हैं, 1 ओबीसी हैं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में जितना बैलेंस होता किसी भी पार्टी में होता हो। मैं तो मिश्रा साहब से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि आरएलडी ने कोई एक आध कैंडिडेट ब्राह्मण दिया था क्या? मेरठ बेल्ट में बागपत ब्लॉक में बहुत ब्राह्मण पॉपुलेशन है। मैं आप आने दीजिए, समय देंगे। और मैं तो उस कब समय आएगा भाई? अब तो जाने का समय आ गया आप लोगों का। अरे मैं ब्राह्मण प्रवक्ता बैठा हुआ हूँ, आपको इससे भी आपको दिक्कत है? मैं नहीं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहीं था उस दिन लखनऊ में, जब जिस तरह से आपकी पार्टी ने गठबंधन किया, 7 सीटें मिली और फिर छोड़ के भाग गए आप 2 घंटे के बाद बीजेपी के पास। पता नहीं कोई डर होगा या कोई लालच होगा। जैसे आप चले गए टीवीके के पास, क्या था? डर था कि लालच? चुनाव के बोलो भाई, चुनाव के बाद चले गए, चुनाव साथ में मिलकर लड़ाओ, पलट के चले गए। आपका तो प्रदेश अध्यक्ष भाग गया, उसको तो रोक लो। तमिलनाडु का पार्टनर को डिच किया। आलोक जी, आप तो डिच करते हैं। आप अभी अखिलेश यादव जी को भी डिच कर रहे हैं, आपकी पार्टी को वो डिच कर रहे हैं। आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जाकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? 10 साल तक काहे को आप हमारे साथ यूपीए 1 और यूपीए 2 में थे भाई? अरे आप वो करने क्यों थे? आप अगर डिची करते हैं तो आप लोग तो मौसम वैज्ञानिक हो, जब मर्जी इधर उधर चल देते हो। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ मिलकर आपने गठबंधन नहीं बनाया? मौसम होता है उसके विपरीत ही चलते हैं। आप सपा के साथ भी गए, आप भाजपा के साथ भी, आप कांग्रेस के साथ भी, आप तो सबके साथ गए। आप हमारे नहीं गए क्या? लगाइए। और एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं यूपी के एक हिस्से में, बात ब्राह्मणों की करने बैठ गए आप यहाँ। अरे आपसे तो वो भी नहीं समझ रहा है। आप मुझे बताइए ना, एक आध कैंडिडेट तो बता दो भाई। कुछ भी नहीं समझ रहा है। लोकसभा का, विधानसभा का कोई एमएलसी को भेज दिया ब्राह्मण। आपसे आलोक जी जितने प्रश्न आपसे सुधांशु जी ने अभी पूछे, मैं ही नहीं देख रहा हूँ, देश की जनता देख रही, आपने एक का भी उचित जवाब नहीं दिया। मैंने एक सवाल का जवाब दिया है, मेरा एक फैक्ट सही है। जब जो उन्होंने, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप गाय काटने में बीजेपी के साथ हैं? अरे आप उत्तर दे दीजिए। पंडित, आप गाय काटने की परमिशन में बीजेपी के साथ हैं, हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूँ। गाय खाने वाले तो गाय खाने वाले तो वाला पीएम। अरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा मैंने बीफ खाई है। अमेरिका में खाया कि नहीं खाया? शब्द नहीं बोल सकता था। अरे भाई, उर्दू बोलता था, अंग्रेजी बोलता था, अचकन शेरवानी पहनता था। मुझे केवल ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने बीफ खाया कि नहीं अमेरिका में जाकर? नेहरू जी जो गाय का कहाँ रिकॉर्ड दिखाइए? हर चीज का रिकॉर्ड हमने रिकॉर्ड स्टूडियो में रिकॉर्ड लेना है। रिकॉर्ड कोट किया है। मैं फिर कहूंगा, नवरात्र में कौन कौन मांसाहारी था? आप लोग बीफ के एक्सपोर्ट में आज हिंदुस्तान नंबर 1 पे आपने पहुंचाया है। नहीं बीफ का एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, बैंड है। बीफ काऊ बीफ इज बैंड। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने काऊ बीफ नहीं कहा, मैंने बीफ एक्सपोर्ट कहा। बीफ में दोनों है ना? मीट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, मतलब काऊ बीफ इज अ डिफरेंट थिंग एंड मतलब पशु हत्या जो है वो सनातन में अलाउड है। सनातन में अलाउड है ना? सुनिए सनातन में अलाउड है। सुन लीजिए। अरे भाई, कमाल कर रहे हो भाई, गाय को काटने की परमिशन देते हो, आप सनातन की बात करते हो यार। एक मिनट सुनिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए अगर पशु बलि त्रिपुर सुंदरी मंदिर में होती है साल में 2 बार, तो पशु प्रेमियों की, एनिमल लवर्स की लवरई जागती है। मगर बकरीद के दिन हलाल कर के जब काटे जाते हैं, उसमें से उसमें बीफ इंडस्ट्री की सारी मशीनरी पे एक्साइज ड्यूटी हम कब कर देंगे? वो लोग इनके साथ 2016 में जिनकी सरकार आई, सबसे पहले इनका काम था अरुण जेटली जी ने कि बीफ की जो इंडस्ट्री थी उसकी सारी मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। अमित जी, आज बड़ा सवाल यह है कि पीडीए और इस तरफ से जो बीजेपी अपना कार्ड खेल रही है। अब सवाल यह है कि आपके ए में आप कहते हैं अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है, लेकिन सिर्फ अपराधी है ए से। जवाब दीजिए अमित जी। देखिए सुधांशु भाई, जब मिथुन नाम सुनते हैं तो इनका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। आलोक भाई ने जैसे कहा मिथुन गुलाब की तरह, क्या बात है भाई, मिथुन पे मुस्कुराने लगते हैं आप जो है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन नेताजी के जमाने से, उनके साथ जनेश्वर मिश्र जी थे, उनके साथ ब्रजभूषण तिवारी जी थे,
उनके साथ आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सबसे सीनियर लीडर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी एलओपी है। तो हमारी पॉलिटिक्स समाजवादी तहरीक की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स सामान्य वर्ग के वो सभी प्रगतिशील लोग उनको साथ में लेके चलने की पॉलिटिक्स है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी दलित पिछड़ा वोट चाहिए और मुख्यमंत्री का नाम अभई से ब्रजेश पाठक जी खेल गए। अब ये पता करवाइए कि ब्रजेश पाठक जी खेले कहां से हैं, क्योंकि 2024 में आरएसएस के ब्राह्मण समाज ने कहां वोट दिया था। सुधांशु भाई, इसका आइडिया तो आपको ज्यादा होना चाहिए। आज भी जो ब्राह्मण समाज है जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आप तो बैठते होंगे ना ब्राह्मण महासभा में जब समाज की बैठक करते होंगे। आज आप यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, वहां कुछ और छोटा-छोटा कमेंट अन्याय को रोकवाइए, अन्याय को रोकवाइए। को गाली देते रहते हैं, जो छोटी शिखा पर टिप्पणी करते हैं वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाग रहा है। ब्राह्मण जो बचा खुचा भी होगा ना, वो आलोक जी के घर वाला भी ना वोट दे दे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, इसकी चिंता करनी चाहिए। हाँ शर्मा जी, देखिए मुझे नहीं लगता दे है भी रहा होगा, आज ब्राह्मण भी जाग चुका है यूजीसी बिल जाग गया है, बिल्कुल जाग और गया है। पूरी तरह से जिस तरह से इन्होंने नकली हिंदुत्व का जो बैंड बजाया, पूरी तरह से हिंदुओं का नुकसान किया। नीट पेपर के बाद आप सोचते हैं कि हिंदू बच्चे नीट एग्जाम लीक होने के बाद इनको वोट देंगे? गाय को काटने की परमिशन देने वालों को क्या ब्राह्मण वोट देगा? नहीं मिश्रा जी देगा। जल्दी से। जी, आप आलोक जी, अभी त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा है, आप संभालिए। मुझे तो डाउट है कहीं आप ऐसा ना बूथ तक पहुंचते पहुंचते आप भी एनडीए को वोट कराएं। कौन किसको इसलिए देगा आप ज्यादा समय बताएगा। नहीं, लेकिन मुझे ये तो बता पक्का दीजिए यकीन है कि क्या जल्दी गाय ही आप काटने आने के वाले के साथ हैं आप? ठीक है सुधांशु जी, मैं जल्दी आपसे से, पूछ जल्दी से, रहा दो हूँ कि लाइन आप से, पंडित टाइम खत्म नेहरू हो जी चुका ने जो है। जी खाया, जी जी, हो गया हो गया। हाँ। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जात जात की बात करने वाले आज अपनी जात बता नहीं पाते, और आज वो सारी बातों में देखिए वक्त कितना बदला है, कितना वक्त बदला है कि आज कांग्रेस पार्टी को क्या क्या नहीं बोलना पड़ रहा है, कितना बदलना पड़ रहा है। और मैं एक पंक्ति ये कह देना चाहता हूं, बाकी छोड़िए जातियों की बहुत बात हो गई, अरे यादवों के साथ कितने खड़े हो? एयर चीफ मार्शल एके भारती, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोला, जब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई कोर्ट की, उसकी तारीफ नहीं की अखिलेश यादव ने। ब्राह्मण को जब ब्राह्मण सीएम चाहिए, मतलब फिर यही जीतेंगे क्या? कह रहा हूं कि आप ये ऐलान तो करें कि अगर हमारी सरकार आई तो ब्राह्मण को बनाएंगे। हमारी सरकार आएगी, हिंदू सीएम और कट्टरवादी हिंदू सीएम होता है। आपके लिए वही बात आ गई, कास्ट प्लस मुस्लिम, कट्टरवादी चाहिए, कास्ट बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी होगा, जो मुसलमान कर सके, जिसपे एक दर्जन केस लगे उनको वो। चलिए इसी के साथ वक्त इतने की इजाजत देता, सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।